Good morning, everyone. My name is Mohammad Rizwan Akhtar, and I'm here to give a brief about how I prepare for all these exams and how I cleared all these exams. And first of all, I would like to thank my parents, Parvez sir, and all the respective faculties who helped me a lot during this journey. Because without them, I'm not able to achieve this feat. And my preparation started from March 2019, and the journey started from there onwards. इससे पहले आई एम वर्किंग इन IT firm, and then I quit that company and I started preparation. And मेरा जो फर्स्ट एग्ज़ाम था 2-4 मंथ्स की प्रिपरेशन के बाद, वो था LIC असिस्टेंट, और उसका प्री भी क्लियर नहीं हो पाया था. तो वो काफ़ी डिसहार्टनिंग था, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड थे जिनका प्री क्लियर हुआ था, वो मेंस के लिए अपियर हुए थे, और आई वाज लाइक कि मेरा प्री भी नहीं क्लियर हो पाया, तो मेंस का देने का चांस ही नहीं मिला. और होता ये है कि उसके बाद 1-2 और आई थिंक SBI PO भी नियर अबाउट उसी के लगा हुआ था एग्ज़ाम, तो SBI PO का भी प्री नहीं निकला मेरा. तो वो 2 एग्ज़ाम थे. तो होता ये है कि जब आपका प्री नहीं निकलता है तो इतना डिमोरलाइज हो जाते हैं कि आगे लगता है कि यार जब नेक्स्ट एग्ज़ाम कोई होता है तो लगता है कि ये भी नहीं निकलेगा. तो और जब आपका प्री निकल जाता है तो इतना मोराल हाई हो जाता है कि उससे आपको बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है मोराल, तो उससे हेल्प मिलती है नेक्स्ट एग्ज़ाम में. तो फर्दर प्रिपरेशन स्टार्ट करी, बट वहाँ से ये एक चीज़ एनालाइज हो गई थी कि कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम है कि मेरे बाकी फ्रेंड का क्लियर हुआ है, मेरा नहीं क्लियर हुआ है. और मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर थे, बट स्पीड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. और बैंकिंग एग्ज़ाम नीड्स दैट. बैंकिंग एग्ज़ाम में स्पीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन प्री क्लियर करने के लिए. मेंस के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. सो मेरा जो सबसे पहला सजेशन ये है कि अगर बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, और प्री और मेंस को सेपरेटली ना देखते हुए सिर्फ मेंस के लिए प्रिपेयर करिए. क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एडवांस लेवल क्वेश्चंस लगाने लगेंगे जब आप, तो प्रैक्टिस करते करते स्पीड इंप्रूव हो जाएगी अल्टीमेटली. और जब एक एग्ज़ाम निकलता है ना, तो उस लाइन से सारे एग्ज़ाम निकलने लगते हैं. मेरे काफ़ी सारे एग्ज़ाम निकले और कुछ मिस्टेक भी हमको रियलाइज़ हुई, जो मेरे कुछ मार्क्स पे रुक गया, फाइनल मार्क्स. जैसे SBI PO और NHB, ये 2 एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम थे लाइन में, बट नहीं क्लियर हुआ, फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए. तो उससे भी एक हेल्प मिली कि क्या मिस्टेक करी, इंटरव्यू में क्या मिस्टेक हुई, क्या हुआ. तो हम पहले सब्जेक्ट वाइज लेते हैं, और रीजनिंग को सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट होता है. मैथ सबने पढ़ी हुई है, इंग्लिश सबने पढ़ी हुई है. रीजनिंग थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है, जो नए आए हैं इस फील्ड में, नए प्रिपरेशन स्टार्ट करी उन्होंने. तो रीजनिंग में ये है कि जो प्री लेवल के पज़ल रहते हैं, उन्हें उस पर हैंड्स ऑन करके एडवांस लेवल पज़ल पे मूव करना. क्योंकि जब आप एडवांस लेवल पज़ल लगाते हैं तो आपका ब्रेन और ज़्यादा ओपन होता है कि आपको पॉसिबिलिटीज़ समझ आने लगती हैं. तो जब आप प्री लेवल की जब आप पज़ल लगाएंगे ना, तो उसमें ये हेल्प मिलती है कि वो जो हर चीज़ के लिए पॉसिबिलिटी बनाना पड़ती है ना, तो वो नीड नहीं होती है. आपको देख के समझ में आने लगता है कि यार ये गलत हो जाएगा. 1-2 स्टेप बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये गलत हो रहा है, और इस पॉसिबिलिटी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है. क्योंकि जब आप इस प्री लेवल पज़ल लगाते रहते हैं तो सारी पॉसिबिलिटी बनाने की आदत पड़ जाती है. और जब आप मेंस में एडवांस लेवल पज़ल मिलती है तो उसमें सारी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती है, सारी पॉसिबिलिटी. बट आप सारी पॉसिबिलिटी को आप टॉप टू बॉटम बनाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा. तो आपको एक एनालिसिस होना चाहिए कि यार ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा राइट है. मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ में भी डिसाइड करना कि कौन सी पहले अप्रोच करनी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो टाइम सेविंग भी होता है. और मेंस में कहीं ना कहीं पज़ल तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि बिना पज़ल के, क्योंकि हम अपनी अप्रोच बताएं तो हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस को 15 मिनट दिया था, और उसके बाद हम पज़ल पे आ गए थे, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन भी बहुत टाइम टेकिंग होते हैं. मेंस में सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग रहते हैं, और तो पज़ल तो बनानी पड़ेगी. इसलिए मेरा सजेशन रीजनिंग ये है कि आप प्री लेवल को थोड़ा सा हैंड्स ऑन करके पज़ल में आप एडवांस लेवल पे मूव करिए, और देन आप उस पर कैरी ऑन करिए. मैथ्स में मेरा सजेशन हमेशा से ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बट एक बार जो टॉपिक वाइज हैं, जैसे सपोज आपका परसेंटेज हो गया, स्पीड एंड टाइम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इस सब पे एक बार टॉपिक वाइज जो भी है आप उस पर प्रैक्टिस करने के बाद आप
मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चंस में होता है ये कि सपोज प्रॉब्लम यही होती है कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जब रैंडम क्वेश्चन आने लगते हैं तो उस टाइम पे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बट फाइनली बाद में पता चलता है कि जब एग्ज़ाम में या ऐसे रैंडम क्वेश्चन आने लगते हैं तो वो इतनी जल्दी क्लिक नहीं हो पाता है कि यार ये राइट अप्रोच है, इस अप्रोच से ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो मेरा सजेशन यही रहता है कि एक बार टॉपिक वाइज चैप्टर ख़त्म करने के बाद आप मिसलेनियस क्वेश्चंस सॉल्व करिए, कोई ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या जहाँ पर रैंडम जैसे परवेज सर का है ग्रुप, उस पर भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि इतने सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते रहते हैं, और अगर आप उस पर रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, DI आती रहती हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इवन स्पीड भी इंप्रूव होती रहेगी, क्योंकि बहुत सारा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पे। और मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना, तो उससे स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। एंड देन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि एक्यूरेसी, तो इवन सबकी प्रॉब्लम ये है कि स्पीड एक्यूरेसी की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इंग्लिश में। तो इंग्लिश के लिए मेरा ये अप्रोच है कि ग्रामर बेस्ड बहुत कम आती है, मतलब ग्रामर ज़रूरी तो होता है बैंकिंग में, बट आज की डेट में जो आ रहा है इंग्लिश में, तो वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पूरा पेपर आ रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, और कुछ भी रीड करो। एडिटोरियल ज़रूरी नहीं है, बिकॉज एडिटोरियल काफ़ी टफ है और इंटरेस्ट नहीं गेन हो पाता है उसमें। तो स्टार्टिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं आया था, तो हम अदर फर्दर न्यूज़ जैसे स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, कोई भी न्यूज़, तो उसे रेगुलर बेसिस पे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जब आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो तो इंटरेस्ट जब डेवलप हो जाएगा तो अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी उसकी, और फिर आप अपने इंटरेस्ट बेस पे कुछ भी, अगर आपको एडिटोरियल में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप एडिटोरियल कवर करिए, बट इन बिटवीन द लाइन रीड करने की कोशिश। सपोज आप द हिंदू रीड कर रहे हैं एडिटोरियल, तो उसमें इन बिटवीन द लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को समझें, क्योंकि जब तक वो एक लाइन लिखी होती है तो उसका कंटेक्स्ट बहुत ज़्यादा होता है। इन बिटवीन द लाइन, वो मेरा मतलब है कि आप इन बिटवीन द लाइन समझिए, तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और फिर अल्टीमेटली कॉम्प्रिहेंशन में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा वो मेंस में, क्योंकि मेंस का पूरा पेपर इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड रहता है। इवन प्री में भी आपको पूरा, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड देखें तो ग्रामेटिकल एरर के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, और फर्दर मिसलेनियस क्वेश्चन 4-5 इस तरह से आते हैं। 8-9 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। तो अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रामर फोकस करके इंग्लिश में बैंकिंग में नंबर गेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ग्रामर के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करिए, कुछ भी रीड करिए, रीडिंग की हैबिट डालिए, अल्टीमेटली आपकी इंग्लिश का स्कोर इम्प्रूव होने लगेगा। एक जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो मेरा IPS क्लर्क मेंस, सॉरी SBI क्लर्क मेंस मेरा रुका था, तो वो GA की वजह से रुका था। मेरा GA में हमेशा प्रॉब्लम रही है, नहीं हो पाता था GA। तो मेरा अब ये सजेशन है सबको कि GA को फर्स्ट डे से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख के पढ़ना है। प्री के पहले से आपको ये नहीं सोचना है कि प्री हो जाए फिर मेंस की तैयारी करेंगे। GA को फर्स्ट डे से प्रिपरेशन के आपको इम्पॉर्टेंस के साथ, प्रायोरिटी के साथ रख के पढ़ना है। और मेरा सजेशन, पर्सनल सजेशन ये है कि अफेयर क्लाउड एक पहला सोर्स तो ये है। सेकंड सोर्स पे आप कोई भी आप ऑप्ट करो। परवेज सर भी सजेस्ट करते हैं आपको, परवेज सर ने कई बार सजेस्ट किए हैं अच्छे ऑप्शंस, और वो बेस्ट ऑप्शन है जो परवेज सर ने सजेस्ट किए हैं, तो आप उसके थ्रू गो थ्रू करिए। तो बट मेरा सजेशन ये है कि 2 सोर्स को हमेशा, अफेयर क्लाउड के साथ कोई भी एक सोर्स आप ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, बट 2 सोर्स रखना इम्पॉर्टेंट है, और उसको रेगुलर बेसिस पे करना, हर डे रिवाइज़ करना है, और उसको वीकली बेसिस पे प्रीवियस आप रिवाइज़ करिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क गेनिंग जो है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको स्कोर इम्प्रूव करेगा मेंस में, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट GA ही है जो निगलेक्ट करते हैं हम लोग, और अल्टीमेटली बाद में हमें रियलाइजेशन होता है दैट व्हाट आई हैव डन। तो GA को फर्स्ट डे से प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करना है। और इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू NHB का था, और जब कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम होती है, मेरा कॉर्पोरेट के पहले दिए हैं इंटरव्यू, बट जब आप इन सब जॉब पे जब आप देते हो तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू NHB का था, वहाँ पे कुछ ब्लंडर्स थे मेरे, और वहाँ से बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ, और
मेरे बैक टू बैक फिर इंटरव्यू लगे, आरआरबी का पीओ का लगा, एंड देन आईबीपीएस पीओ का लगा, एंड देन एसबीआई पीओ का इंटरव्यू लगा। और हमें हर एक इंटरव्यू में कुछ नया सीखने को मिला। एनएचबी में तो कुछ ब्लंडर्स थे कि सबसे पहले एक इंटरव्यू का एक थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन तो जो आपकी है वो रहेगी, उसे आप 15 डेज़ में या 1 मंथ में इम्प्रूव इतना ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकते हैं। तो उसे अल्टीमेटली प्रेजेंटेबल आपको होना चाहिए, और फेक चीज़ इंटरव्यू में नहीं चल पाती है, क्योंकि आपका एक स्टेटमेंट या एक वर्ड मुँह से गलत निकला और इंटरव्यू किसी और डायरेक्शन में चला जाता है, इंटरव्यू फिर आपके हाथ में नहीं रहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग गो थ्रू कर ले जाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप फेक साउंड करते हो तो वो बहुत ज़्यादा सीनियर पीपल बैठे रहते हैं और वो तुरंत समझ जाते हैं दैट यू आर साउंडिंग फेक। तो आपको जो भी रियलिटी है उसे आपको सिर्फ जस्टिफाई करना है। मैं भी आप कहीं थोड़ा बहुत चलता है कि ऊपर नीचे होना, बोल देना कि, बट जस्टिफाई करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप व्हाट आर यू सेइंग, यू आर एबल टू जस्टिफाई इट और नॉट। सो आप उसे जस्टिफाई करिए, और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। क्योंकि अभी इन सब एग्ज़ाम से पहले हमें भी बिल्कुल सेम इसी फेज़ में हैं जो बाकी मेरे फ्रेंड हैं, उसी फेज़ में हम भी थे, और मोरल डाउन रहता है इस फेज़ में और काफ़ी डाउन हो जाता है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो अल्टीमेटली जो जितना स्टूडेंट बैठ रहा है 10 लाख 20 लाख, तो उनसे आप ऊपर हो। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो गेन कर रहे हैं डेली। सो अल्टीमेटली वो आपको हेल्प करेगा, और वो अभी दिख नहीं रहा है, बट आपके कोई भी एग्ज़ाम निकलेगा तो अल्टीमेटली आपका मोरल भी हाई होगा, और आपके फर्दर जो भी एग्ज़ाम है तो एक लाइन से सारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं। सो थैंक यू all of you, and thank you sir, Parvez sir and my parents, आप सबके सपोर्ट की वजह से that I am able to clear all these exams, and thank you so much.